नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार कश्मीर घाटी में नेताओं पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आज भी एक हमला हुआ है बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी काउंसलर पर, जिसमें एक बीडीसी काउंसलर की मौत हो चुकी है और एक जो उनके पीएसओ वो शहीद हुए हैं, जबकि और अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि लगातार जो बीजेपी के नेता पहले निशाने पर रहते थे, लेकिन आज अन्य नेताओं पर भी हमले जो आतंकियों द्वारा शुरू किए गए हैं, इससे आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, ये बात सही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका टारगेट हमारी बीडीसी की चेयरपर्सन ही थी। हमला उनके ऊपर ही किया गया था, लेकिन किसी कारणवश या तो निशाना चूक गया या फिर उस वक्त जो हो हल्ला मच गया हॉल के अंदर, उसके कारण दो अन्य, एक पीएसओ और एक काउंसलर जो थे, उनकी शहादत हुई है। चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ये घिनौनी हरकत जो है ये इसलिए की जा रही है कि कश्मीर के अंदर अमन बहाली ना हो, कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी वापस ना आए, कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है जिससे कि लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, उसको रोकने के लिए ये सारी जो है घिनौनी कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। और मैं बड़ी यकीन के साथ कहता हूँ कि इस घिनौनी हरकत के पीछे पाकिस्तान है। वही पाकिस्तान जो कि सरहद के ऊपर सीज़फायर मांगता है, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर एक दोहरा मापदंड है उसका, और वहाँ पर वो सिर्फ व सिर्फ दहशतगर्दी चाहता है, क्योंकि दहशतगर्दी उसको सूट करती है। और ये जो पीस की ऑफ़र उसकी आई है वो उसकी मजबूरी है, इसलिए अपनी मजबूरी के कारण उसने सीज़फायर मांगी है। लेकिन उसने अभी भी टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डिक्लेयर्ड पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया है। और इसीलिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। कभी दहशतगर्दी तंजीमों का नाम बदल दिया जाता है, कभी उनकी टैक्टिक्स बदल दी जाती है, लेकिन सबका मकसद एक है, वो ये है कि टारगेटेड किलिंग की जाए कश्मीर के अंदर। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक, या तो कम्युनल राइट्स होंगे या वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो पाएगा। ब्रिगेडियर साहब, लगातार जैसे सुरक्षा बलों द्वारा कहा जाता है कि हमने आतंकियों का सफाया किया, आंकड़े दिए जा रहे हैं कि अब कश्मीर घाटी में कुछ एरियो में ही आतंकी शेष रह गए हैं, बाकी हमने पूरा साफ़ कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद रहकर जब वहाँ पर जो आतंकी घटनाएँ हो रही हैं, आतंकी निकल रहे हैं, स्थानीय युवा मिसिंग हो रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आतंक को एक ही झटके में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। 30 साल से फैला हुआ है, जड़ें हैं, आतंक की जड़ें बहुत गहरी हैं कश्मीर के अंदर। सुरक्षा बलों ने बहुत कामयाबी हासिल की है, वहाँ की लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हथियार नहीं है। और टारगेटेड किलिंग जब की जाती है, ये भी एक कमज़ोरी का निशाना होता है। पहले क्या होता था, सुरक्षा बलों के वो शहरों में अटैक होते थे, सुरक्षा बलों के कैंप पर अटैक किए जाते थे, फिदायन हमले किए जाते थे। वो अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना ताकत है, ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास असला है। साफ जाहिर है कि कमर टूट चुकी है दहशतगर्दी की। लेकिन दहशतगर्दी, मैं बार बार कहता हूँ, तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक जो कि दहशतगर्दी का सपोर्ट नेटवर्क है, जो वॉर ग्राउंड नेटवर्क कहते हैं या टेरर सपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, या टेररिस्ट विदाउट यूनिफॉर्म जो हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, या टेररिस्ट विदाउट वेपन्स, जब तक इनको नहीं ख़त्म किया जाएगा, जो सफ़ेद नकाबपोश जो वहाँ पर घूम रहे हैं, ये नेटवर्क है पूरा जो कि वहाँ पर इस बात को यकीन करता है कि वहाँ पर दहशतगर्दी खत्म ना हो। और मैं बड़े खुले कहता हूँ कि इस टेरर सपोर्ट नेटवर्क के अंदर बड़े से बड़े सियासतदानों से लेके पुलिस, फौज और सबका वेस्ट इंटरेस्ट है। और सब वहाँ पर जो है ये कुछ ना कुछ चाहते हैं, किसी न किसी तरह वहाँ पर ये दहशतगर्दी पनपती रहे। और इसीलिए ये लोग जो हैं वहाँ पर कोशिश रहती है उनकी कि ये आग जो है वो सुलगती रहनी चाहिए। जैसे कि अभी फॉरेन डेलीगेशन आया, सांसदों का भी डेलीगेशन गया, हर बात यही मुद्दा उठा कि आम लोगों से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। चुनिंदा लोग, देखिए, जब कोई डेलीगेशन आते हैं फॉरेन, उनको चुनिंदा डेलीगेशन मिलाया जाता है। बीडीसी के डेलीगेशन मिले थे, डीडीसी के चेयरपर्सन से उन्होंने बातचीत की थी। तो ये कहना कि आम लोगों से नहीं मिलने, वो तो चुनिंदा बिल्कुल चुनकर आए, डीडीसी चेयरमैन है, उनसे मुलाकात हुई और क्या बोलते हैं, पत्रकारों से बातचीत हुई। तो ये कहना कि उनको आम लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है, बाकी कहीं सिविल सोसाइटी के लोगों से उनकी बातचीत की गई, तो ये एक बात ठीक नहीं है। इस आतंकी घटनाओं के बीच बीजेपी का ग्राफ घाटी में बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
देखिए, बीजेपी ग्राफ की तरफ नहीं जाती है, हम ग्राफ को नहीं देखते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि घाटी के अंदर अमन बहाली होनी चाहिए, घाटी के अंदर तरक्की होनी चाहिए। हम घाटी के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, हम घाटी को उसके डेवलपमेंट के लिए पीस जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं घाटी के अंदर पीस हो, ताकि वहाँ पर इस प्रकार की डेवलपमेंट की जाए जिससे कि पिछले 70 सालों से वहाँ के लोगों को महरूम रखा गया है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर लागत आई है, इतना ज़्यादा पैसा आया है, उसके बावजूद भी आज वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, बिल्डिंग्स बनी हैं लेकिन खंडर बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। ये सारी कमियों को पूरा करने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। इसलिए हम वहाँ पर ग्राफ की तरफ नहीं, हम वहाँ के जो काम हमने करने हैं, जो हम लोगों को वादे कर रखे हैं, उनको पूरा करने की तरफ हमारा ध्यान है। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हर जगह हावी नजर रहती है, कश्मीर घाटी हो चाहे जम्मू हो। आज बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनके काम नहीं हो रहे। क्या कश्मीर के इन हालातों को सुधार करने में ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा बन रही है? नहीं, ये भी गलत धारणाएं हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का अपना काम है। ब्यूरोक्रेसी ने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी जिम्मेवार आदमी हैं, वो भी भारतीय हैं, वो भी नागरिक हैं। हाँ, हर आदमी का करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कानून के दायरे में रह के वो सब कुछ करते हैं। एक बात ये साफ है, जो जाहिर है कि वो लोग पब्लिक को जवाबदेह नहीं है, इसलिए जो पब्लिक के पास उनकी आउटरीच होनी चाहिए वो नहीं है, और इससे पब्लिक जो है उनको गुस्सा होता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सिस्टम है एलजी रूल का, जो गवर्नर रूल का, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार को चलाते हैं, और सरकार चल रही है। अगर सरकार ना चल रही होती तो आज बिल्कुल ठप हो जाता काम। हाँ, उनके मन में हो सकता है कि वो उतनी जो कहते हैं कि हमदर्दी होनी चाहिए आम आदमी के लिए, वो नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ कानून के दायरे में काम करते हैं। उनको ना तो वोट लेना है और ना ही उनको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। खासकर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि दहशतगर्दी ऑपरेशन ऑल आउट जो कामयाब हुआ है घाटी के अंदर, कैसे हुआ है? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई तो आपने देखा किस प्रकार वहाँ पर सक्सेसफुल कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, एक के बाद एक दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। लेकिन कई जगह पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूरी भी होती है, जहाँ पर कि जनता के काम करने की बात होती है। वो एक कमी है, सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आतंकियों को, पाकिस्तान को? क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान ने ही इन सब के पीछे है, लगातार उसका एजेंडा यही रहा है कि घाटी को डिस्टर्ब किया जाए। देखिए, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा बहुत गहराई के साथ और सच्चाई के साथ कि पाकिस्तान चाहता क्या है। लीपापोती से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अपने बयान देने से या अपनी सोच बदल लेने से या दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमने अपनी सोच बदल ली है और अब हम अमन की तरफ जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी, उनकी अपनी हरकतों और अपनी कथनी और अपनी करनी में समानता लानी पड़ेगी। ये नहीं कि कहते कुछ और करते कुछ हो रहे हैं, जैसा हो रहा है LOC पे सीज फायर, घाटी के अंदर दहशतगर्दी, ऐसे नहीं काम चलेगा। और ये हर कोई जानता है कि जब पाकिस्तान करा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही गहराई में सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान खुद बहुत प्रॉब्लम के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आज इतनी अंदरूनी वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं और इतनी अंदरूनी वहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा है कि पाकिस्तान खुद नहीं समझता कि क्या होने वाला है। कल पता नहीं है कि पाकिस्तान रहे या ना रहे, या पाकिस्तान अपने आप ही टूट फूट हो जाए, कोई नहीं जानता है, पाकिस्तानी भी नहीं जानते हैं। इसलिए पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान का जिक्र करता हूँ तो पाकिस्तानी फ़ौज, क्योंकि पाकिस्तान को चला रही है पाकिस्तान की फ़ौज। वहाँ पे बेशक एक चुनिंदा सरकार है, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज सोचेगी। भारत ने कोशिश की है, एक ये जो दहशतगर्दी थी उसको एक माना जाता था कि ये एक बड़ी इजी ऑप्शन है, एक लो कॉस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, और इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज इसको अपना रही है। भारत ने उस कॉस्ट को रेज़ करने की कोशिश की। भारत ने वो कॉस्ट रेज़ की जब उनके अपने ठिकानों के ऊपर हमला किया, उनके अपने पाकिस्तान फ़ौजियों को मारा और पाकिस्तान फ़ौजियों के ऊपर टारगेट किया गया। और उसकी कीमत जो है या उसका जो असर है वो पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर हुआ, और तभी पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से जो है सीज़ फायर की डिमांड भी आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अभी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोई ऐसा मन बदला है कि वो भारत के, जो उन्होंने कसम खा रखी है कि भारत के 1000 टुकड़े करने हैं या भारत को हमने छोटे छोटे कतरों से काट के खून भारत का निकालते रहना है, वो सोच अभी तक नहीं बदली है। तो ये थे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है और कहा है कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी को एक करना होगा, तभी उसमें ही पाकिस्तान का भला है और उसी में हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ
सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट्स। CBSE एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडीकुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.